So, hello students, very good morning to all of you out there. Here I am with the second lecture of problem solving on YouTube. In previous lecture, we did P block elements, and today we will cover some problems, some advanced level problems of equivalent concept and titration. तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली प्लेलिस्ट अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आप फॉलो करें। और अगर आपको चीज़ें और सिस्टमैटिक चाहिए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर अरेंज्ड वे में चाहिए, तब आप इंस्टॉल कर सकते हैं ChemIIT ऐप। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप। और फिलहाल जब आप ऐप में लॉगिन करेंगे एज अ स्टूडेंट, तब आपको वहाँ दो तरह के कोर्सेज मिलेंगे, मैं बोल सकता हूँ। दैट इज़ फॉर JEE 2025 एंड JEE 2026। तो जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बिल्कुल फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 2025 के जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीटेड है, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, और इसमें अभी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग चलेगी टिल योर JEE एडवांस्ड 2025। टिल योर JEE एडवांस्ड 2025 इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग चलने वाली है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 1000 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स। और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, आप अगर ढंग से लेक्चर्स करते हैं और ये प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, डोंट थिंक कि सिर्फ लेक्चर करने से हो जाएगा, इन प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हैं, तो आप JEE एडवांस के लेवल से कहीं ऊपर निकल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन हाँ, फॉलो आपको करना है, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऑनलाइन में आपको ये चीज़ अपने से लानी पड़ेगी, सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियर हैं तभी ऑनलाइन कोर्सेज प्रेफर करिए, ठीक है। तो 1000 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स हम YouTube पर करेंगे, जैसा कि आज हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट एंड टाइट्रेशन। ओके। और अगर किसी बच्चे ने थ्योरी कहीं से कर ली है, अब वो दोबारा थ्योरी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ इन प्रॉब्लम्स का एक्सेस चाहता है, तो वो कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, वो परचेज कर सकता है। नाउ अबाउट 2026 एस्पिरेंट्स, मैं हर लेक्चर के पहले ये कहता हूँ, बिकॉज आई रियली मीन इट, कि ये आपके लिए बेस्ट कोर्स अवेलेबल है, बेस्ट कोर्स अवेलेबल है फॉर ऑल 2026 स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 साल कंप्लीट आप अगर मेरे साथ केमिस्ट्री करेंगे, बहुत प्रॉपरली नरिश करूँगा, बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुँचेंगे अगर आप 2 साल पेशेंस के साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट कोर्स अवेलेबल है ये, अक्रॉस कंट्री में बात कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी ये कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस कर रहे हैं, उनको ये बात फील हो गई होगी, बिकॉज वो कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, कहीं के साथ भी, कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस में डिटेलिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं। इसमें अभी हमने मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, टाइट्रेशन, रेडॉक्स, along with atomic structure, periodic properties and 4 lectures of chemical bonding, इतना हमने कंप्लीट किया हुआ है। और हमारा टारगेट है कि 15 जैन 2025 तक कंप्लीट 11th का सिलेबस हमारा हो जाएगा, along with some topics of class 12th, लाइक जैसे आइसोमेरिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद पढ़ाया जाता है, तो कुछ लोग उसका कुछ पोर्शन 12th में पढ़ाते हैं, जैसे ऑप्टिकल वाला पोर्शन, हम वो सब पूरा पोर्शन 11th में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करते हुए 15 जैन 2025 तक हम प्रॉपरली चीज़ों को कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं MWF 5 o'clock, संडेज एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं कभी कभार, अगर हम देखते हैं कि सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा पेस कर सकते हैं, तो संडे एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं। और आपको हर चैप्टर के प्रॉपर मॉड्यूल मिल जाते हैं, और आपको बस लेक्चर्स के बाद ये मॉड्यूल सॉल्व करना है, ठीक है। ये मॉड्यूल प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल फिल्टर करके क्वेश्चंस हैं, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के, और वो इनफ हैं,
क्योंकि इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक्सेस देंगे, बट नॉट नाउ, ये नेक्स्ट ईयर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सेस देंगे जब आप पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिए होगे और आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी उस समय। फिलहाल आप ये मॉड्यूल सॉल्व करिए और लेक्चर्स करिए। तो बिल्कुल जो भी 26 वाला बच्चा मुझे देख रहा है अभी, जो सुन रहा है और वो सिंसियर है, बिल्कुल आ सकता है हमारे साथ ये कोर्स में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट 2 इयर्स आपको केमिस्ट्री कराया जाएगा और इसके अलावा आपको फिर बाहर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड टाइट्रेशन। देखो क्वेश्चन तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में तो 15 क्वेश्चंस हैं। डोंट थिंक कि 15 है तो तुरंत ही हो जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्या एक्सप्लेन करके बताने में थोड़ा सा समय और जाता है, थोड़ा सा और समय जाता है। तो कोशिश करते हैं 1 घंटे में जितने क्वेश्चंस हो जाएं वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेशंस जो हमारे रहते हैं रफली 1 घंटे 10 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है उसको ये करना है कि पॉज करके सॉल्व करना है। एक बात और बता दूं कि देखो चीज़ें बनेंगी तभी जब आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट अच्छे लेवल पे पढ़ा है, टाइट्रेशन अच्छे लेवल पे पढ़ा है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, आप मुंह उठा के सोच रहे हो क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन से सीख लेंगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। समय बर्बाद ना करो, स्किप कर दो वीडियो, जाओ लेक्चर्स पहले अच्छे से करो, उसके बाद आना, तब ज़्यादा फायदा होगा आपको। यू हैव टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर, तभी आप सक्सेस पा पाएंगे इस एग्ज़ाम में। 2 महीने में 3 महीने में पढ़ के शॉर्टकट लगा के ये करके कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो आप। जो भी लोग आपको ये सब ज्ञान देते हैं, वो जो कॉलेज पास आउट जो बच्चे हैं, वही 18 साल 20 साल 21 साल वाले, वो आपको इधर उधर की बातें बताएंगे, ज़बरदस्ती मोटिवेशन देंगे इधर उधर की कि 4 महीने में भी पॉसिबल है, 5 महीने में भी पॉसिबल है। देखो पॉसिबल तो सब है, लेकिन आप पॉसिबिलिटी परसेंटेज देखिए, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, 1000 में से इक्का दुक्का का तुक्का लग जाता है। अदरवाइज आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, कायदे से 2 साल पढ़ाई करिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो चलो 1 साल भी बहुत कायदे से करोगे तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि 5 साल की प्रिपरेशन चाहिए, 9th से ही पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है। इवन आप AIR 1 चाहते हैं तो आप 11th 12th भी अच्छे से पढ़ाई करके AIR 1 ला सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहले पॉज करिए और ट्राई करिए। तो यहां से 1 घंटा अपन देखेंगे, जितने क्वेश्चन हो जाए करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज, very first question, it says dichloroacetic acid is oxidized to CO2 H2O Cl2 by 600 milliequivalents of an oxidizing agent। क्या बात है। Same amount of acid can neutralize how many moles of ammonia to form ammonium dichloroacetate। good one, अच्छा है। क्या यूज़ में आएगा, पढ़ के समझ आ रहा है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपको पता होना चाहिए और थोड़ा एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। एन फैक्टर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, तभी कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा और लेक्चर के एंड में आप थोड़ा, अगर आपने किया है अभी क्वेश्चंस तो बताइएगा ज़रूर कैसे लगे क्वेश्चंस, कुछ और चाहते हैं आपकी कुछ और इम्प्रूव किया जाए तो वो भी बताइएगा। अगर आपका सजेशन मुझे ढंग का लगता है तो उस पर काम किया जाएगा। ऑल्दो मेरे हिसाब से हाईली रेलेवेंट हैं ये क्वेश्चंस जेईई एडवांस के लिए, ठीक है, हाईली रेलेवेंट और विद इन सिलेबस। चलिए बेटा, तो ये है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज CHCl2COOH। इसमें हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है टू CO2 H2O एंड Cl2। क्या बात है। और अब बोला जा रहा है, इसका मिली इक्विवेलेंट बताया है कि 600 मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ। तो बेटा अगर ये 600 मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 600 मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ होगा।
क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तो यही कहता है। अच्छा, अब ये बोल रहा है एसिड का यही अमाउंट, तो एसिड के मोल्स चाहिए होंगे, क्योंकि अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। यहां तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन जब ये एसिड है और जब इसे अमोनिया दिखेगा तो इसे रियलाइज होगा कि मैं तो एसिड हूं, मेरा काम तो H+ देने का है। ये H+ इसे देगा और ये बनेगा CHCl2COO- NH4+। तो ये है अमोनियम डाइक्लोरो एसीटेट। और आप देख सकते हैं कि जब ये रिएक्शन हुआ है ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और अगर कोई चीज़ एसिड की तरह काम करती है तो उसका N फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है? N फैक्टर निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि उसने कितने H+ दिए हैं। तो यहां कितने H+ दिए इसने? एक H+ दिए, तो इसका N फैक्टर 1 है। ऑल्दो मैं बताऊं आपको यहां कुछ खास N फैक्टर का काम है नहीं। अगर आपको पता चल गया कि यहां कितने मोल्स हैं या यहां कितने मिलीमोल्स हैं, तो उतने ही मिलीमोल्स यहां यूज होंगे अमोनिया के लिए। अमोनिया के भी उतने ही मिलीमोल्स होंगे, बिकॉज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए होता है। तो अगर ये 10 मोल होगा तो अमोनिया भी 10 मोल चाहिए होगा, और क्या। ठीक है, देखो यहाँ यूट्यूब पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसा दूंगा कि थोड़ा बेसिक चीज़ें भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हर तरह के बच्चे हमको देख रहे होंगे, तो थोड़ा बेसिक चीज़ें भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत बेसिक भी नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बेसिक भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो बेटा यहां पे अब मेन काम आ गया ना, आपको इसका N फैक्टर निकालना, क्योंकि N फैक्टर निकालोगे तभी तो आप बता पाओगे मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर। तो अगर आप N फैक्टर बता पाओगे तभी आप बता पाओगे कि कितने मिलीमोल्स हैं उसके। तो चलिए N फैक्टर निकालते हैं। इंटरेस्टिंग है इसका N फैक्टर। कैसे? अब देखो क्या क्या चेंज आया है, किसके किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है, उस पर गौर करो। तो आप पाओगे क्लोरीन में कोई चेंज नहीं आया, -1 था, यहां भी माइनस, अच्छा क्लोरीन में आया है चेंज, -1 से 0 हुआ है, आया है। ऑक्सीजन में तो नहीं लगता मुझे आया होगा, यहां भी -2 था, यहां भी हर जगह -2 है, सो यू कैन इग्नोर ऑक्सीजन। नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन रिमेन्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नो हाइड्रोजन गैस हैज बीन इवॉल्व्ड कि हाइड्रोजन 0 पे चला जाएगा, या कोई मेटल हाइड्राइड नहीं बन रहा है कि हाइड्रोजन -1 में चला जाएगा। यहाँ +1 में था, यहाँ भी +1 में ही है, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, कार्बन में चेंज आया है। अब आप देखें कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की? तो मैं बताऊं, 2 अलग अलग तरह के कार्बन है। एक का सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसका सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो ये बात तो काफी स्पष्ट है कि दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी अलग अलग है, बट हमको पर्टिकुलर एक एक का नहीं निकालना, हम एवरेज निकाल लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे होगा? तो आप सीधे लिखेंगे 2x, क्लोराइड है -2, हाइड्रोजन है +2, ऑक्सीजन है -4 इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो x +2 आ रहा है, अगर देखा जाए तो x +2 आ रहा है, x +2 है, +2 से यहां क्या हो गया, यहां +4 हो गया, यहां +2 था, +2 से +4 हो गया, कितने का चेंज आया? एक एटम के लिए 2 का चेंज आया, तो 2 एटम के लिए 4 का चेंज आया। तो कार्बन में 4 का चेंज है, क्लोरीन में 2 का चेंज है। चेक करो, -1 से 0 हो गया, क्लोरीन में 2 का चेंज है, तो टोटल चेंज कितना हुआ? 6 का। तो बेटा N फैक्टर कितना है इसका? इसका N फैक्टर 6 है। समझ आ गई बात? इसका N फैक्टर 6 है, और अगर N फैक्टर 6 है, मिली इक्विवेलेंट्स 600 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, N फैक्टर 6 है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि मिलीमोल्स कितने हैं? आप बोलेंगे कि 600/6, yes, 100 millimoles. So 100 millimoles of acid is present. If 100 millimoles of acid is present, that means
You need 100 millimoles of ammonia to get neutralized because 1 mole reacts with 1 mole, quite obvious. So the correct answer should be 100 millimoles. In terms of moles, you would say it's 0.1 moles. So the correct answer is 0.1 and that's option number B. तो कैसा रेट करेंगे क्वेश्चन को? बहुत टफ था, बहुत इजी था, मॉडरेट था? आई वुड से मॉडरेट था, ठीक है, बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। बट हाँ, एन फैक्टर जो बच्चों ने सही तरीका नहीं सीखा एन फैक्टर निकालने का, फंसेंगे। और अगर आपने ये बना लिया है क्वेश्चन, कॉन्ग्रेट्स, अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन को तब तक इजी बोलने का आपको हक नहीं है जब तक आप आंसर नहीं ला पाते। आप आंसर लाइए, सोल्यूशन देख के इजी नहीं बोलना, अरे ये तो इजी है ना, ये गंदी आदत है और ये आपको आपकी प्रिपरेशन में पीछे करेगी। बहुत बच्चों को देखा मैंने ये वाले, अरे इजी था सर, ऐसा इजी था। तो बहुत ज़्यादा बतौलेबाजी नहीं करना है, आप आंसर तक पहुंच जाओ, फिर भले बोल लो आप चलो इजी था, लेकिन हाँ आंसर तक पहुंचना है। अरे सर इसमें तो बस ये गलती हो गई, अरे इसमें बस ये ना 2 मेरे से मिस हो गया, नहीं, ये सब फर्जी बच्चों की पहचान है। वो समझ जाते हैं हम देख के ये खोखला है, समझ रहे हो? तो ये सब डेवलप करो थोड़ा अंदर ही, वो तुरंत हमको समझ आता है खोखला है ये जब करते ना, अरे 2 छूट गया, 1 छूट गया, कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये तो अच्छा लग रहा है देखकर। क्या बोल रहा है? 1.2 ग्राम कार्बन है, उसको जला दिया गया है, CO और CO2 आ रहा है, ऑक्सीजन देने में ऑक्सीजन देने में थोड़ी कंजूसी करी गई है और इस वजह से थोड़ा बहुत CO बन गया है। और ये जो मिक्सचर बना है गैसेस का, इसको ट्रीट किया गया है सॉलिड I2O5। क्या आप जानते हैं सॉलिड I2O5 क्या करता है? जी हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एस्टिमेशन में काम आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड I2O5 के साथ रिएक्ट करके, ये वाइट कलर का पाउडर होता है I2O5, और जब आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास कराते हैं ना, तो आप ये पाते हैं कि ये वॉयलेट होता जा रहा है, ये वॉयलेट होता जाता है। जी हाँ, इसमें आयोडीन बन जाता है, I2O5 रेड्यूस होके आयोडीन बन जाता है। और फिर क्या किया जाता है? फिर उस आयोडीन को हम आइडोमेट्रिकली देख लेते हैं, आयोडीन को एस्टिमेट कर लेते हैं हाइपो सोल्यूशन यूज करके, तो पता ही होगा आपको। तो वही कुछ किया गया, बट क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। चलिए देखिए, सॉल्व करने में मजा आएगा, सॉल्व करते हैं, आप भी करिए। और तब तक आसान मत बोलिएगा जब तक आंसर ना आ गया हो। आंसर आ जाए तो फ्लेक्स कर सकते हो आप, फिर दिक्कत नहीं, बट आंसर आना चाहिए। चलिए, तो बेटा यहां पर ऐसा हो रहा है कि कार्बन को पहले जलाया गया है, थोड़ा बहुत CO बना है और थोड़ा बहुत CO2 भी बना है, थोड़ा बहुत CO बना है, थोड़ा बहुत CO2 बना है, और टोटल आपके पास 1.2 ग्राम कार्बन था, दैट मीन्स 0.1 मोल्स थे। अब हमें नहीं पता कि उन 0.1 मोल्स में से कितने ने CO बनाया और कितने ने CO2 बनाया, ये हमको नहीं पता है। बट ये बात पता है कि ओवरऑल कार्बन जो जली है वो तो 0.1 मोल्स ही है, वो 0.1 मोल्स ही है। तो देखो तरीका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन का आइडिया तो समझ आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं टाइट्रेशन पे जो सवाल आए हैं, आप अगर PYQs देखेंगे जेईई एडवांस के, इसके लेवल के नीचे ही सवाल आए हैं। 2017 में शायद एक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन पे आया था, ठीक था सवाल, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इस क्वेश्चन से काफ़ी हल्का था वो सवाल, चेक कर सकते हैं आप, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा आप I2O5 के साथ CO रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा I2 प्लस CO2, और फिर ये I2 को हम आइडोमेट्रिकली टाइट्रेट करेंगे विथ Na2S2O3 और बनाया जाएगा I माइनस अलॉन्ग विथ Na2S4O6। डू यू रिमेंबर? ये रिएक्शंस पता होने चाहिए। अगर कोई ये बच्चा कह रहा है अरे यार ये सर ये कैसे पता चलेगा, अरे पता होना चाहिए, पता चलेगा नहीं, पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आपको हाइपो का अमाउंट वगैरह दिया हुआ है, देखो 120 ml ऑफ 0.1 मोलर हाइपो यूज हुआ है। अच्छा, मतलब 12 मिलीमोल्स बोल सकता हूं मैं।
हाइपो के 12 मिलीमोल्स यूज हुए हैं, जी हाँ। और 12 मिलीमोल्स, अब हाइपो का एन फैक्टर भी 1 ही होता है, शायद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 2 से 2.5 जाता है, तो एन फैक्टर भी 1 ही होता है, जिसको मैं मान सकता हूं 12 मिली इक्विवेलेंट्स यूज हुए हैं हाइपो के। क्या बात है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 12 मिली इक्विवेलेंट्स इसके यूज हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि अगर ये 12 मिली इक्विवेलेंट है तो ये भी 12 मिली इक्विवेलेंट ही होगा, तो ये भी 12 मिली इक्विवेलेंट ही होगा। अब सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग, अब आप ये देखो यहां जो आयोडीन, और ये बात मैंने लेक्चर्स के दौरान बहुत स्पेशली बताई थी आपको, कि हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2O5, जिसके साथ भी आपको कहना है, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड कह देता हूं मैं, इसका मिली इक्विवेलेंट I2 के बराबर है, और जो I2 यहां बना है वही I2 यहां यूज हुआ है, यहां कोई एक्सेस I2 नहीं आया है। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन आप कर रहे हो तो जो बना I2 है वही रिएक्ट कर रहा है, अलग से I2 नहीं लाना है। तो भाई इसका मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर है और I2 का मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तो फिर तो इसका और इसका मिली इक्विवेलेंट बराबर ही हो जाएगा। तो क्यों ना सर, अगर ये 12 है तो यहां भी सीधे 12 लिख दें और आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आपको याद है, ये मैंने बताया था, ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता, ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। ये तभी सही होगा कब, जब I2 का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम हो, जब I2 का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम हो। शायद जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था उसमें दोनों रिएक्शन में I2 का n फैक्टर सेम था, तो ये वाला सस्ता लॉजिक वहां लगा सकते थे, सही आ जाता वो। लेकिन यहां पर सेम नहीं है। आप देखिए यहां अगर आप देखोगे बेटा तो इसका n फैक्टर क्या है, n फैक्टर 2 है, 0 से -1 गया है। और यहां देखोगे तो ये आयोडीन +5 में था, 0 पे आया है, 2 एटम है, तो n फैक्टर 10 है। तो यहां इसका n फैक्टर 10 है, यहां इसका n फैक्टर 2 है, n फैक्टर इज 2, n फैक्टर इज 10। तो भाई यहां ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, यहां इसके मोल्स पता करने पड़ेंगे और वही मोल्स यहां लिख सकते हो आप। तो चलो करते हैं। तो मिली मोल्स कितने हुए, n फैक्टर 2 है तो मिली मोल्स हो जाएंगे 6, और अगर 6 मिली मोल है तो ये यहीं से आए हुए हैं, तो बेटा यहां भी मिली मोल्स मैं कह सकता हूं 6 मिली मोल है, मैं यहां ये कह सकता हूं 6 मिली मोल, n फैक्टर 10, मतलब मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 60 हो गए, जी हां। तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 60। अब क्या बोल सकता हूं, अब बोल सकता हूं अगर ये 60 मिली इक्विवेलेंट्स है तो ये भी तो 60 मिली इक्विवेलेंट्स होगा। क्या बात है, ये भी 60 मिली इक्विवेलेंट्स होगा। देखो प्रोसेस, देखो किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं, क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, अच्छे से समझो, अप्रोच समझो। तो ये भी 60 मिली इक्विवेलेंट्स होगा, ठीक है, ये भी 60 मिली इक्विवेलेंट्स होगा। अब सोचो बात आगे, तो 60 मिली इक्विवेलेंट्स है तो मोल्स बताओ, तो अब इसका n फैक्टर चाहिए होगा, तो अब इसका n फैक्टर चाहिए होगा। चलो देखो, आप चाहो तो पूरा मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरे रिएक्शन को बैलेंस करना और ये सब थोड़ा मुझे लंबा प्रोसीजर लगता है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स भी थोड़ा इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज करके करें, चीजें बेहतर होती हैं। तो बेटा ये 60 मिली इक्विवेलेंट है तो n फैक्टर कितना है इसका, +2 से +4 गया तो n फैक्टर 2 हो गया, तो मिलीमोल्स कितने हो गए, तो मिलीमोल्स 30 हो गए, हुए 30 मिलीमोल्स, जी हां। मतलब अब और ऊपर जाओ, यहां जो CO बनकर आया है ये 30 मिलीमोल्स है, और 30 मिलीमोल्स मतलब 0.03 मोल्स, यही बोल सकता हूं मैं, 0.03 मोल्स। यानी कि कार्बन भी कितना यूज हुआ है, जी हां 0.03 मोल्स, 0.03 मोल्स ही कार्बन यूज हुआ है, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनता है।
0.03 moles of carbon has been used. 0.03 moles of carbon has been used. So out of 0.1 mole of carbon, 0.03 has been used for CO formation. So what percentage has been used? Just multiply this with 100 and you will get what you will get 3 by 10, 30%. It is just 30%. So 30% of your carbon has been oxidized to carbon monoxide and rest has been converted to carbon dioxide. I hope आपको ये अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन भी मजा आया होगा, समझ आया होगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 30% था ना ऑप्शंस में? जी हाँ, बिल्कुल था. आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा लग रहा है. H2O2 KMnO4 बड़ा फेमस रिएक्शन है. ये टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन में पढ़ाया भी जाता है. देखो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो चैप्टर है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि किस तरह से पढ़ना है. बट अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यार वो चैप्टर ऐसा है ना, उसमें आप फॉर्मूला मत रटिए फॉर्मूला. एडवांस के सवाल नहीं बना पाएंगे. हो सकता है फॉर्मूला रट के वो मेंस और नीट लेवल के जो सवाल होते हैं वो अब 10-15 सेकंड जल्दी बना लें. एक नॉर्मल बच्चे से जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके कंपैरेटिव हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन आप 10-15 सेकंड पहले बना लें. तो वो कोई बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि जब अच्छा तगड़ा सवाल आएगा जहाँ डाइल्यूट कर दे जाएगा, उसके बाद फिर उसमें से 10 ml निकाल लेंगे, फिर ऐसा कर देंगे, फिर ये कर देंगे, तो आप वहाँ तहस नहस हो जाएगा आपके दिमाग का. आपको समझ ही नहीं आएगा अब क्या करूँ, क्योंकि आपने तो बस रिलेशंस रटे हैं. देखना टपोरी टीचरों का ये भी एक आपको साइन बता रहा हूँ, लाइन से रिलेशंस लिखवाएंगे. मोलैलिटी डेंसिटी में ये रिलेशन, इसमें ये रिलेशन, सब याद कर लो बेटा, सब याद कर लो. अरे ऐसे यादवाद नहीं करना है, ठीक है, ऐसे यादवाद नहीं करना है. हो सकता है याद करने से कोई एक आधा क्वेश्चन आप 10-15 सेकंड पहले बना लो, बट जेई एडवांस लेवल पे 10-15 सेकंड का बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको कंसेप्चुअली वो बनना चाहिए, दैट्स इट. और अगर आप फॉर्मूला रटने के चक्कर में पड़ोगे तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ छोड़ दोगे. और ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है जहाँ सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं होगा. आइए, सोल्यूशन ऑफ H2O2 लेबल 20V. याद है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, क्या रिलेशन था वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में? ऐसा ही कुछ था ना. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी. हाँ, ये रिलेशन है, ये याद रहना चाहिए, ये रिलेशन है. देन अब 20V था, वॉज लेफ्ट ओपन. अब H2O2 की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, वो रखे रखे टूटता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं H2O2 के. थोड़ा बहुत पानी बन जाता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बन के उड़ जाता है, तो H2O2 तो डिकम्पोज हो जाता है. तो वही बोल रहा है, इसको ओपन करके रख दिया गया है तो ये देखा गया कि उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अब घट जाएगी. अच्छा, तो नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसका पता करना है, तो उसके लिए KMnO4 यूज किया जा रहा है और कुछ कुछ करके उसको टाइट्रेट किया जा रहा है. तो देखो, अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए तो आप मोलैरिटी निकाल लीजिए. तो बात ऐसी है कि उसका 10 ml लिया गया, यही बोल रहा है, 10 ml लिया गया और फिर उसको 100 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया. अच्छा, और फिर वो डाइल्यूटेड 100 ml का 10 ml लिया गया. क्या बात है. और फिर उस लास्ट 10 ml को टाइट्रेट किया गया. बहुत अच्छी बात है. KMnO4 के साथ उस लास्ट के जो 10 ml है उसको टाइट्रेट किया गया. तो बताओ कि H2O2 की अब नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है. अच्छा, तो बात ऐसी है बेटा कि अगर मुझे
ये पता चल जाए, क्योंकि ये वाला जो H2O2 है, ये वाला 10 ml ये जो लिया गया, मुझे इसकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो अगर मैं कहूं कि इसमें x मिलीमोल्स थे H2O2 के, x मिलीमोल्स थे, ये जो 10 ml था, जो आपका फ्रेश H2O2 रखा हुआ था, वो डिकम्पोज हुआ, फिर आपके पास वो जो 10 ml था उसमें x मिलीमोल्स थे, और अगर आपको ये x की वैल्यू मिल गई तो आपको न्यू H2O2 का मोलैरिटी मिल जाएगा। मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम, आप मोलैरिटी पा जाओगे। इतनी बात समझ आ गई होगी, आप उसका मोलैरिटी पा जाओगे। अच्छी बात है। अब क्या किया गया देखो, जब उसमें फिर पानी डाल के उसको 100 ml कर दिया गया, तो ये बताओ कि अभी इसमें H2O2 के कितने मिलीमोल्स होंगे। तो क्या आंसर करोगे आप? अभी इसमें H2O2 के कितने मिलीमोल्स होंगे? आप कहोगे सर x मिलीमोल्स ही तो होंगे, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो, आप किसी चीज में पानी डाल रहे हो, तो मिलीमोल्स थोड़ी ना कम हो जाएंगे उसमें। मिलीमोल्स तो उतने ही रहने वाले हैं। हाँ, कंसंट्रेशन घट जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम अब मोल्स कम हो गए हैं, बट मिलीमोल्स, टोटल मोल्स तो उतने ही रहेंगे। लेकिन अब ये डाइल्यूटेड का 10 ml निकाला गया, मतलब 1/10 निकाला गया, तो मिलीमोल्स भी अब 1/10 हो जाएंगे। तो ये जो 10 ml निकाला गया है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का, इसमें अगर मैं पूछूं कि H2O2 के कितने मिलीमोल्स हैं, आपको कहना होगा सर x/10 मिलीमोल्स हैं। x/10 मिलीमोल्स हैं H2O2 के। तो अब चलो टाइट्रेट वगैरह किया जा रहा है, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लिया तो मैं आराम से मोलैरिटी बता पाऊंगा। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लिया तो मैं आराम से मोलैरिटी बता पाऊंगा। चलो आते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब रिएक्शन तो पता ही है बेटा, बड़ा फेमस रिएक्शन है कि KMnO4 है, H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिक मीडिया में, H2O2 ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, एंड KMnO4 Mn+2 देता है। तो n फैक्टर भी बड़ा ऑब्वियस है कि यहां इसका n फैक्टर 5 है और इसका n फैक्टर 2 है, तो n फैक्टर्स भी क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, और वाटर से बैलेंस हो जाएगा, मैं पूरा बैलेंस नहीं कर रहा। अब देखो KMnO4 का कुछ अमाउंट बताया है, 25 ml 0.0245, नंबर्स थोड़े बड़े हैं, 25 ml 0.0245 मोलर। देखो बात जब कैलकुलेशन की आती है तो ये भी मैं कहूँगा, जैसे आप मान लो बहुत सारे इक्विवेलेंट के क्वेश्चन बना रहे हो, कुछ क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कभी कभी बच्चा पेशेंस लूज कर देता है यार कि इतने कैलकुलेशन है, मन नहीं कर रहा है। तो इसमें भी आपको खुद थोड़ी समझ होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे कैलकुलेशन स्किल्स ठीक हैं, मेरे को भरोसा है कि यार मैं कैलकुलेशन बहुत लंबा समय नहीं लेता हूँ और एक्यूरेसी के साथ कर लेता हूँ, तब आप कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा काम। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने कैलकुलेशन स्किल्स में डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे यार मेरा कैलकुलेशन तो बहुत लंबा समय ले लेता है, एक्यूरेट नहीं रहता हूँ, तो थोड़ा वो एक्यूरेसी लाओ, तब तक कैलकुलेशन पेन पेपर से करते रहा करो। ठीक है, देखो ये सब ज्ञान मैं लेक्चर्स के बीच में देते रहता हूँ, सेपरेट वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो लेक्चर्स के बीच में ये सब ज्ञान मिल जाता है आपको। ठीक है, अब सेपरेट वीडियो इस पे कम ही बनाता हूँ मैं ये सब चीज़ों पे। तो भाई देखो 25 ml, और ये तो मैं तो खैर कैलकुलेटर ही यूज़ करता हूँ, मेरे को कौन सा एग्ज़ाम देना है तो मैं तो कैलकुलेटर ही यूज़ करता हूँ। चलो भाई कितने मिलीमोल्स हैं बताओ। मैं भी यार ये क्वेश्चंस मेरे पास सॉल्व्ड नहीं रखे हुए हैं, तो इसलिए हो सकता है 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए मुझे, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो भाई देखो इतने मिलीमोल्स हैं, काफ़ी कम ही हैं, इतने मिलीमोल्स हैं KMnO4 के। तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, इंटू 5 करो, तो कुछ 3.0625 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। तो सेम मिली इक्विवेलेंट्स तो इसके भी होने चाहिए,
सेम मिली इक्विवेलेंट्स तो इसके भी होने चाहिए, चलो कॉपी पेस्ट, बिल्कुल सेम मिली इक्विवेलेंट्स इसके होने चाहिए, बट एन फैक्टर अलग है। तो मिली मोल्स कितने होंगे, मिली मोल्स कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस divided by 2 I will get 1.531, let it be 1.53 millimoles of H2O2 will be there in the final solution. In the final solution where we have marked it as x by 10 millimoles, ये x by 10 millimoles की बात हो रही है, तो ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज x by 10, तो x by 10 की वैल्यू ये है, तो बेटा x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 15.3 मिलीमोल्स। तो जो शुरू का 10 ml सोल्यूशन था, जो शुरू का 10 ml सोल्यूशन था उसमें H2 कितना था, जी हाँ 15.3 मिलीमोल्स था। तो बस हो गया, मोलैरिटी आ गई, इससे आ गई मोलैरिटी ऑफ डिकम्पोज्ड H2O2 सोल्यूशन और न्यू H2O2 सोल्यूशन, वॉट एवर यू मे कॉल इट। सो दैट विल बी, अरे अगेन बाई 10 ही करना पड़ेगा बिकॉज 10 ml था, तो यही हो जाएगी 1.53 मोलर। वी नीड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, so we need to multiply it with 11.2, so volume strength will be 1.53 multiplied by 11.2 V, थोड़ा टाइम पास करते हुए multiplied by 11.2 it is 17.15 के आसपास, 17.15 V, जो भी आंसर क्लोज है बिल्कुल, ये तो एकदम एग्जैक्ट है, क्लोज क्या है 17.15 V इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। कैसे रेट करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में है, एडवांस के लेवल को देखा जाए तो बढ़िया ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो इट सेज Hg5IO6 होल ट्वाइस, अच्छा कंपाउंड्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, oxidizes Ki to I2 in acidic medium and the other product of the iodine containing product is this, Nessler's है वो, and iodine liberated again थोड़ा पहले क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता है, बट मेरे को समझ आ रहा है इसमें एक कंफ्यूजन बच्चों को आएगा, ज़रूर आएगा। The number of moles of this that have reacted is, अच्छा है, मैं कहूँगा आपको पहले आप पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, पहले आप ट्राई करो इस सवाल को। चलिए अब थोड़ा रिएक्शन समझते हैं इसका पहले। Hg5IO6 होल ट्वाइस, ऑब्वियसली तगड़ा ऑक्सीडाइजर होगा ये, आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये Hg5IO6 होल ट्वाइस, कॉम्पोजिशन बताऊं आपको इसका तो ये शायद ऐसा है, मर्क्यूरिक आयन है और IO6 5 माइनस आयन है। IO6 5 माइनस कुछ इस तरह का होता होगा, IO6 5 माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस एंड O माइनस, दिस इज IO6 5 माइनस, ठीक है। आयोडीन आप देख सकते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है, और ये ना I माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में, और खुद जा रहा है K2HgI4 में। K2HgI4 को अगर आप देखो तो कैसा कॉम्पोजिशन है, क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट है ये। आप अगर सॉल्ट एनालिसिस पढ़े हो तो काफ़ी आप पता होगा इस रिएजेंट के बारे में। तो एक्चुअली ये भी मर्क्यूरिक आयन है और I माइनस है, इसमें I -1 में है। अब जब आप इसका N फैक्टर निकालोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पता है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कि ये I2 का N फैक्टर बताओ, तो आपको क्या लगेगा बताऊं, आपको एक बार ऐसे कंफ्यूजन आ सकता है कि अरे ये तो रेड्यूस भी हुआ है, ये तो ऑक्सीडाइज भी हुआ है, तब तो यहाँ हमें वो डिसप्रपोर्शनेशन वाला मेथड जो सर ने बताया था N1 N2 अपॉन N1 + N2 वो यूज़ करना चाहिए। बट एक्चुअली ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, दिस इज नॉट डिसप्रपोर्शनेशन। आप ध्यान से समझिए, इट इज नॉट डिसप्रपोर्शनेशन, यू डू नॉट नीड टू यूज दैट फॉर्मूला, बिकॉज डिसप्रपोर्शनेशन इस तरह का होता है। देखो जब I2 खुद ही एक बार I माइनस में जाए और एक बार IO3 माइनस में जाए, ये है आपका
बेसिक मीडियम बस आप दे दो इसको, और ये खुद में ही इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो I2 के खुद के मॉलिक्यूल्स है, वही एक बार ऑक्सीडाइज हो जाए, एक बार रिड्यूस हो जाए, वो डिस्प्रपोर्शनेशन है। जैसे आप ब्रोमीन की बात करते हो, ब्रोमीन को जब आप इसमें डालते हो, जब आप ब्रोमीन को इसमें डालते हो बेसिक मीडियम में, तो क्या करता है ब्रोमीन, या ब्रोमीन को आप पानी में डालते हो, क्या करता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के खुद के ही मॉलिक्यूल्स इस तरह से टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, एक Br+ बन जाता है, एक Br- बन जाता है, फिर ये पानी से OH लेकर HOBr बना लेता है, और ये पानी से H+ लेकर HBr बना लेता है। तो देखो ब्रोमीन का ही मॉलिक्यूल टूट रहा है, तब डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो यहां डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हुआ, यहां तो सेपरेट ऑक्सीडाइजर रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। यहां पर ये I- ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये एज अ होल आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये कंपाउंड यहां रिड्यूस हुआ। तो इस रिस्पेक्ट में देखोगे तब कर पाओगे। तो ये कंफ्यूजन अगर नहीं भी आ रहा था, तो जब मैंने ये बताया होगा कि ऐसे देखो, तो आया होगा ये कंफ्यूजन, और क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, मेरा मोटिव अभी यही है कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं एकदम आपको कुछ सिखाऊं इससे। ठीक है, सीखेंगे तभी मजा आएगा। चलिए, तो अब ये I2 का फिर वही करा जा रहा है, तो एन फैक्टर नॉर्मली निकाल लेंगे यहाँ पर। I2 का फिर वही हाइपो के साथ I- प्लस Na2S4O6, ये कन्वर्जन हो गया। आइए, तो अब क्या किया जाए, इधर कुछ कुछ दिया होगा डेटा। ये इसके 0.004 मोल्स यूज हुए हैं, मतलब 4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल बोल सकता हूं। तो 4 मिलीमोल या फिर 4 मिली इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं, 4 मिलीमोल या फिर 4 मिली इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एन फैक्टर तो 1 ही है, एन फैक्टर तो 1 ही है। 4 मिली इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं, तो भाई इसके भी 4 मिली इक्विवेलेंट होंगे। 4 मिली इक्विवेलेंट मतलब ये एन फैक्टर्स का 2 होता है, तो 2 मिलीमोल होगा, पहले ही बता चुका हूं, 2 मिलीमोल होगा। तो बेटा अगर ये 2 मिलीमोल है, तो यहां भी ये 2 मिलीमोल रहा होगा, क्योंकि इसी वाले आयोडीन का तो टाइट्रेशन किया गया है, तो ये भी 2 मिलीमोल रहा होगा। अब आ जाओ, फाइंड क्या करना है, शायद HgI उसका मोल्स फाइंड करना है क्या, अच्छा, मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेड। हाँ, अब यहां इसका एन फैक्टर, यही कंफ्यूजन आता बच्चों को। तो अगर मैं कहूं ये 2 मिलीमोल है, तो मिली इक्विवेलेंट कितना है, तो ये I2 को देखो, ये आप इसको देखिए, इसके साथ मत कंफ्यूज होइएगा, ये अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसमें जा रहा है, ऐसे सोचिएगा। I2 इसमें जा रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन जैसा मत सोचिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह से सोचना होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हुआ होगा जब ये मैंने बोला होगा तो कंफ्यूजन आया होगा ये। तो यहां पर इसका एन फैक्टर तो 2 ही है, अगर आप बस इसको ऑब्जर्व करेंगे, एन फैक्टर 2 है, तो आप कहेंगे कि ये 4 मिली इक्विवेलेंट्स हुआ, और अगर 4 मिली इक्विवेलेंट ये है, तो ये भी 4 मिली इक्विवेलेंट हुआ। अब आ जाओ इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या होगा, देखो ये गया है बेटा +7 से यहां, मतलब -1, +7 से -1 मतलब 8 का चेंज है, 8 यूनिट्स का चेंज है। और अगर आप देखो यहां पर 2 आयोडीन के एटम्स है, टोटल 16 का चेंज है, तो एन फैक्टर 16 होना चाहिए, एन फैक्टर 16 होना चाहिए। जी हां, एन फैक्टर 16 होना चाहिए। तो मिलीमोल्स कितने होगा इसके, तो मिलीमोल्स ऑफ, देखो मैं थोड़ा हॉच पॉच दिख रहा होगा, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि क्लियरली आपको दिखे, तो समझ लीजिएगा। ये थोड़ा एरो एरो बना दे रहा हूं इसीलिए, क्योंकि कुछ बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती, ऑल्दो मुझे लगता है कि ठीक है, समझने लायक तो है, इतना तो है कि समझ आती है, सुंदर नहीं होगी वो बात अलग है, बट समझ में आती होगी। तो मिलीमोल्स ऑफ Hg5IO6
होल ट्वाइस इसकी बात की जाए तो मिलीमोल्स कितने होंगे, एन फैक्टर 16 है, 4 मिली इक्विवेलेंट काफ़ी कम है। 4/16 दैट इज 1/4 और यू कैन से 0.25 मिलीमोल्स, 0.25 मिलीमोल्स। तो भाई ये ऑप्शन सी 0.25 मिलीमोल्स दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 मिलीमोल्स। अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि उसको आप डिस्प्रपोर्शनेशन जैसा ना समझ लें, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, सो इट सेज 20 ml of H2O2 after acidification with dilute H2SO for required this, अच्छा देखो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, ठीक है, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ बताना आसान है। ये इजी से मॉडरेट के बीच में रेट करेंगे, बट हाँ बनना चाहिए। आपको हक तभी है कहने का जब बन जाए आपको, तो आप पॉज करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए रिएक्शन देखें, आसान है ये तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको ना यहाँ पे मॉडरेट, टफ, इजी हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आवर मोटिव इज टू प्रिपेयर यू फॉर JEE एडवांस इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। एंड जब भी मैं कहता हूं मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर, सो इट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग। यू मस्ट बी up to date with your calculation skills, solving easy problems, not committing silly errors, able to do tough problems, everything. Okay, so 20 ml of H2O2 is there, 30 ml N/12 KMnO4, so 20 ml of N/12 KMnO4 यूज हो रहा है। अच्छा 30 ml है, 20 ml ये है, चलिए अच्छी बात है, ये 30 ml है और इसका 20 ml यूज हुआ, तो इसका स्ट्रेंथ बताना है, आसान है। आप इक्विवेलेंट्स इक्वेट करो, तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे इसके, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई इट, इट विल बी 13/12 मिली इक्विवेलेंट्स, बिकॉज नॉर्मेलिटी गिवन है तो एन फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। और इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे 20 ml वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी, तो यहां से नॉर्मेलिटी आएगी, या आप कह सकते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, एंड एन फैक्टर इज 2, उसको तोड़ के लिख लिया। तो ये भी ml में था, ये भी ml में है, तो मिली इक्विवेलेंट्स है, बढ़िया है, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं 40 इंटू मोलैरिटी, 40 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू 30/12, सो यू वुड गेट मोलैरिटी इक्वल टू 1/4 and this is also 4, so 1/16, so 1/16 is the molarity, and what we need ग्राम पर लीटर में चाहिए, so that means 1/16 moles of H2O2 is present in 1 liter solution, so 1/16 moles मतलब क्या मास होगा, H2O2 कितना होता है, 34 ग्राम्स होता है, एक मोल 34 ग्राम्स होता है, तो 1/16 मोल्स कितना हो जाएगा, इतने ग्राम्स हो जाएगा, इतने ही होगा ना, तो कितना हो गया ये, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा यार, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो रफली फिर तो 2 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में डेसिमल्स में तो दिया नहीं हुआ है, कहीं कुछ मैं कैलकुलेशन एरर तो नहीं करा है मैंने, मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया यार, 30/12, तो रफली वही है यार, ये 34/16, अब क्या बोलोगे, 2.125, तो रफली 2.125 ग्राम्स पर लीटर, ये आंसर आ रहा है,
एंड विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास इज 34 गिवन, हाँ ठीक है। 2 ग्राम per liter will be the most appropriate answer for this. Okay, now next question. So you pause the video and try to solve the next question, which is question number 6. It is also single correct. So question number 6, it says x gram of pure arsenic sulfide is completely oxidized to respective highest oxidation state by 50 ml of 0.1 molar hot acidified KMnO4. The mass of As2S3 taken is. अब आर्सेनिक आता है नाइट्रोजन फैमिली में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +5, पता होना चाहिए। तो KMnO4 है, मीडिया वगैरह दिया नहीं है, दिया है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट एसिडिफाइड KMnO4 दिया हुआ है। तो चलो रिएक्शन तो समझ में आ रहा है, और x ग्राम्स ऑक्सीडाइज हुआ है, 50 ml ये लगा है, चलो आसान है, बन जाएगा। बस थोड़ा आर्सेनिक के बारे में पता होना चाहिए था। तो As2S3 को जब आप यूज करेंगे और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ना, देखो एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आ सकती है। क्या लिखा हुआ है, सुनना, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, यहाँ पे गड़बड़ करेंगे बच्चे। इज ऑक्सीडाइज टू रिस्पेक्टिव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नॉट ओनली आर्सेनिक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बट सल्फर विल ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड। यस, ये गलती करेंगे बच्चे, मैं बता रहा हूं। सल्फर, सल्फाइड आयन भी ऑक्सीडाइज होता है KMnO4 के साथ। बस अब आप बोलोगे अरे सर बस यही चीज एक मिस हो गई, बाकी बन गया था। अरे बाकी नहीं, बस यही था ही क्वेश्चन में, यही था क्वेश्चन में। तो आर्सेनिक यहाँ +3 में है, सल्फर -2 में है। क्या आपको पता है इसमें आर्सेनिक +5 में जाएगा और सल्फेट आयंस बनेंगे, सल्फेट आयंस भी बनेंगे। सल्फर भी +6 में जाएगा, थोड़ा इनऑर्गेनिक का नॉलेज होना चाहिए। सल्फर भी +6 में जाएगा, तो क्या आपको पता है इसका एन फैक्टर क्या होता है? शायद ये एग्जाम्पल मैंने एकदम हूबहू ये एग्जाम्पल हमारे नोट्स में है। आर्सेनिक सल्फाइड का एन फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है। KMnO4 का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो Mn+2 में जाता है। KMnO4 तो Mn+2 में जाता है, उसकी एन फैक्टर 5 रहती है, नो इश्यूज, एसिडिफाइड मीडिया है। +3 से +5 में गया तो 2 एटम है, तो 2 एटम के लिए कितना चेंज आया? 4 का चेंज आया है ना। 3 से 5 2 एटम के लिए 4 का चेंज। -2 से 6 में चला गया, 8 का चेंज है, और 3 एटम है तो टोटल 24 का चेंज, तो एन फैक्टर 28 हुआ। सो एन फैक्टर ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज 28। जी हाँ, इट इज 28। आर्सेनिक सल्फाइड का एन फैक्टर 28 है। यही एक अच्छा कंसेप्ट था यहाँ पर। 50 ml 0.1 मोलर, चलिए तो 50 ml 0.1 मोलर, एन फैक्टर ऑफ 5, सो आई वुड से इट इज कितना हो गया, 25 मिली इक्विवेलेंट। तो इसके भी 25 मिली इक्विवेलेंट ही होंगे, एंड 25 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ AS2S3 मीन्स मिलीमोल्स कितने, डिवाइड बाय एन फैक्टर 25/28 मिलीमोल्स। तो 25/28 मिलीमोल्स, तो भाई बताना क्या था कि क्या मास होगा AS2S3 का। मोलर मास दिया हुआ है, हाँ 246, 246। थोड़ा निकाला जाए, कैलकुलेटर यूज करूंगा मैं इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। दिस शुड बी 25/28, 25/28, इट्स 0.89 लगभग है। इतने मिलीमोल्स हैं ये, ठीक है, इंटू 10⁻³ ये मोल्स हो गए। इसमें अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 246, सो इट इज समथिंग
ये नंबर आ रहा है कुछ 0.219 ग्राम्स, काफ़ी मामूली सा अमाउंट है ये, 0.219 ग्राम्स। जी हाँ, तो आंसर तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, अगर ना आप इसका n फैक्टर 4 लेके करते ना तो पक्का कोई ऑप्शंस में से आंसर आता आपका, ऐसा मुझे लगता है। बट यहाँ मेरे हिसाब से अगर मैंने कैलकुलेशन वगैरह कुछ सिली मिस्टेक नहीं किया है, जो कि मैं नहीं करता हूँ जनरली, तो आंसर तो यही होना चाहिए 0.219 ग्राम्स। एक बार नन ऑफ दीज आंसर आता है तो एक बार डाउट होता है ना। हाँ, मेरे को भी कभी कभी होता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने नहीं किया है। आर्सेनिक सल्फाइड 25 मिली इक्विवेलेंट, मतलब 25/28 मिली मोल। जी ठीक है, और इसको मैंने लिखा इतने मिली मोल्स, तो इतने मोल्स इंटू 246, तो 0.219 ग्राम्स। ठीक है, फाइन, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अ गुड क्वेश्चन अगेन, गुड क्वेश्चन। चलिए, डन विद दिस। Now let's come to the 7th question, and it says during the titration of a mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate against HCl। अच्छा, डबल टाइट्रेशन का टॉपिक है, याद होगा मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया है डबल टाइट्रेशन। अगर आपने पढ़ा हुआ है, थियोरेटिकली याद है, तब तो बढ़िया आराम से बन जाएगा। बट अभी मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ। क्या होता है देखो, कि जब हम टाइट्रेट करते हैं, वी आर टाइट्रेटिंग व्हाट, वी आर टाइट्रेटिंग Na2CO3 and NaHCO3 against HCl, what we get? So it's Na2CO3 and NaHCO3, and we are titrating it against HCl. So when we get the first equivalent point, what happens is the stronger of the bases both contains ions which are slightly basic in nature, like bicarbonate ions as well as carbonate ions. They are slightly basic in nature, but out of these two, carbonate is supposed to be more basic. You know the reasons, because of its greater extent of hydrolysis. Carbonate ions tend to be more basic when present in aqueous solutions. So carbonate ions will react fast, and when carbonate ions react with HCl, they certainly forms bicarbonate ions. So look, whenever you have carbonate ions in the solution, pH of the solution is roughly I would say greater than or equal to 10 के आसपास होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के आसपास ही रहता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती है। और जैसे ही आपके पास बाइकार्बोनेट्स आयन आ जाते हैं तो बड़ा स्लाइटली बेसिक हो जाता है, वो बड़ा स्लाइटली बेसिक हो जाता है। कुछ मैं रफ वैल्यू बताऊं तो 8 के आसपास आ जाती है पीएच, स्लाइटली बेसिक होता है बाइकार्बोनेट आयन, एम्फीप्रोटिक है, स्लाइटली बेसिक होता है, 8 के आसपास पीएच आती है। तो जो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आया आपका, वो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट में व्हाट यू हैव इन द सॉल्यूशन, यू हैव ओनली द बाइकार्बोनेट आयंस, एंड यू नीड टू डिटेक्ट दैट पॉइंट व्हेन ऑल कार्बोनेट आयंस over there have been converted to bicarbonate, because predominantly this will be the reaction that will proceed first of all. Everything will be converted to bicarbonate, and then on adding an HCl dropwise, you will get further reaction, that is bicarbonate reacting further, accepting H plus from HCl and getting itself converted to H2CO3. That's a different thing. After first equivalent point, you will get that. So whenever you have bicarbonate ions in the solution, pH is slightly 8. So whenever transition is from 10 to 8, better to use phenolphthalein. It will turn from pink to colorless. So when you see phenolphthalein converting to pink to colorless, you can say that yes, all
carbonate ions have now been converted to bicarbonate and we have got our first equivalent point. So phenolphthalein is used to detect the first equivalent point. It's very true. Phenolphthalein is used to detect the second equivalent point. I'll talk about second equivalent point now. अब सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा? इतनी बात समझ आ गई होगी, इतनी बात समझ आ गई होगी। जिन बच्चों ने थ्योरी किया है वहां पे ये मैंने बड़े डिटेल में एक बार पढ़ाया हुआ है। आप रिवीजन के तौर पे देखना चाहते हो तो देख लो, जो बच्चों ने नहीं देखा है मैं उनके लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। फिर देखो बेटा क्या होता है, जब बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और ये अगर H+ लेता है और ये H2CO3 में कन्वर्ट होता है, और जब पूरे बाइकार्बोनेट आयंस फर्दर H2CO3 में कन्वर्ट हो जाए, जब पूरे बाइकार्बोनेट आयंस फर्दर H2CO3 में कन्वर्ट हो जाए, देन यू कैन से कि हाँ अब सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है, सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है। तो भाई बताओ अब यहां पे कैसा ट्रांजिशन आएगा, कैसा ट्रांजिशन आएगा? जब सब कुछ H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली सोल्यूशन का पीएच कैसा देखने को मिलेगा? सोल्यूशन का पीएच ना आपको 3-4 के आसपास आएगा, कुछ 3-4 के आसपास पीएच आ जाता है। और इसके लिए मिथाइल ऑरेंज सुटेबल है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का जो ट्रांजिशन है वो यही है ना, 4 से 5 के आसपास उस रेंज में ट्रांजिशन दिखाता है। तो जैसे ही मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेशन देने लगे, मिथाइल ऑरेंज जैसे ही एसिडिक इंडिकेशन देने लगे, आप मान लीजिए कि सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए मिथाइल ऑरेंज सुटेबल है। मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, गलत। phenolphthalein is used to detect both the equivalent points, गलत। So only correct option is option number A। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मोर देन वन करेक्ट है। जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगले लेक्चर में मैं वो ऐप पर रहेगा, ठीक है, वो ऐप पर रहेगा। अभी इसमें 8 क्वेश्चंस ही करते हैं आज। चलो ये अगला क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट है। मुझे ये क्वेश्चन में थोड़े रिएक्शंस की आपको नॉलेज है तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि KMnO4 विल ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस आयंस इन एसिडिक मीडिया। तो इसके लिए थोड़ी बैलेंसिंग वगैरह करोगे तो भी हो जाएगा, और क्योंकि मोल्स में बता रहा है ना, तो बेटा देखो फेरस आयंस ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस ऐसा जाता है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और KMnO4 है MnO4 माइनस आयंस Mn+2 में जाता है। अब देखो पूरा बैलेंस नहीं करेंगे बट फिर भी आराम से आप समझ सकते हो। एसिडिक मीडिया में तो बता रहा है कि 0.2 मोल अगर इसका लेता हूं तो वो 1 मोल यूज होगा। देखो तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, पता है ना, यहां 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। +7 से ये जा रहा है +2 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए आप यहां 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां क्लियर कट समझ आ रहा है, जब आप ऐड करोगे तो इसका 1 मोल इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसका 0.2 मोल्स इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या ऑब्वियस सी बात है, 5 गुना, तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू ऑप्शन नंबर 2। इट सेज अगेन, अच्छा फेरस ऑक्जिलेट की बात हो रही है, फेरिक आयन और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट, फेरस ऑक्जिलेट में क्या होगा, आपके पास Fe2C2O4, आपको कंप्लीट बैलेंस करना पड़ेगा। Fe2C2O4 और KMnO4, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करेंगे तो आप फिर पाएंगे, अब यहां पर आप Mn+2 ही पाएंगे, एंड ये फेरिक आयन में गया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। जब आप इसको एसिडिक मीडिया में बैलेंस करेंगे तब देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, मुझे इसको साथ में लिख के करना पड़ेगा, या फिर अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से देखना चाहते हैं तो देखिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से देखिए, इसका n फैक्टर पता है 5 है,
उसको मोल से बताया, इसको इक्विवेलेंट से बता देते हैं। इसका एन फैक्टर 5 है, Mn+2 में जाता है। इसका एन फैक्टर देखो तो फेरस है और ये ऑक्जिलेट में +3 में होता है। तो बेटा इसका एन फैक्टर क्या पता है? 2 से 3, एक का चेंज, 2 एटम है। फेरस ऑक्जिलेट, सॉरी FeC2O4 होगा यार, फेरस है, ऑक्जिलेट भी 2- होता है। तो 2 से 3, एक का चेंज और ये 2 का चेंज, तो टोटल एन फैक्टर इसका 3 होता है। अब आप देखो कि 1.5 मोल अगर इसका लिया जाए तो 1.5 मोल मतलब इक्विवेलेंट कितने? 1.5 मोल मतलब कितने इक्विवेलेंट? 1.5 इंटू 5 मतलब कितना हो गया? 7.5। तो इसके भी 7.5 इक्विवेलेंट आने चाहिए। अब ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट। तो बेटा अगर इसका 1 मोल होगा तो इक्विवेलेंट्स कितना होगा पता है? 3 इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एन फैक्टर ना 3 है। तो भाई इक्विवेलेंट्स ही बराबर नहीं है, तो क्या ये 1 मोल बोलना सही है? ना, गलत है। दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर ये 7.5 इक्विवेलेंट है तो इसका उतना ही मोल लिया जाएगा कि 7.5 इक्विवेलेंट आए। तो बोला जाए अगर, तो बेटा ऐसा आएगा, ये 3 एन फैक्टर है तो कितने मोल होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉट एवर विल गिव यू 7.5। सो मोल्स एक्चुअली में यहां होने चाहिए 7.5 बाई 3 मोल्स। तो इतने मोल्स को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ आ गया? बढ़िया तरीके से, बढ़िया कॉन्सेप्ट से देखा हमने, ऑप्शन बी गलत है। इसी तरह से सी और डी देख लीजिएगा। अब देखो ये सेम रिएक्शन है, KMnO4 फेरस ऑक्जिलेट, तो इसी में करता हूं। देखो अगला ऑप्शन देखते हैं क्या मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है अगला ऑप्शन। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या अगला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 0.6 मोल्स ऑफ KMnO4, तो 0.6 मोल्स मतलब 0.6 इंटू 5, तो 3 इक्विवेलेंट हो गया। चलो बढ़िया। तो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट, तो 1 मोल देखो, 1 मोल इंटू 3, अरे ये भी 3 इक्विवेलेंट हो गया। क्या बात है, क्या बात है, सही है ये सही है। इक्विवेलेंट्स मैच हो गए तो अच्छी बात है। आ जाओ फोर्थ ऑप्शन देखो, K2Cr2O7 और फेरस ऑक्जिलेट। चलिए चेंज करता हूं थोड़ा, यहां पर K2Cr2O7 करता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजेदार। आपने देखा होगा अगर 1 घंटा अच्छे से ना, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। K2Cr2O7 मुझे खुद ही सॉल्व करने में फील हो जाता है कि हाँ यार इससे बच्चा सीखा होगा बहुत कुछ। ये Cr+3 में जाता है और ये आपका फेरस फेरिक में जाता है और साथ में CO2 बन रहा होता है। तो बेटा ये +6 से +3 में गया, 3 का चेंज, टोटल 6 का चेंज, तो n फैक्टर इज 6 and here again n factor is 3. Let's see. So if you have 2 moles of ferrous oxalate and 1 mole of this, so 1 mole means 1 into 6, so 6 equivalents, and 2 moles of ferrous oxalate, of course 2 into 3 it will be 6 equivalent. इक्विवेलेंट्स बराबर है मतलब मोल्स बढ़िया से दिया हुआ है। सेम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से आप ऊपर वाला पहला ऑप्शन भी कर सकते थे, बट मैंने मोल से बता दिया ताकि आपको ठीक ठाक फीलिंग आ जाए। So A, C and D is the correct answer for this question, and that's all for today's session. ठीक है, तो देखो अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा जो हमारा टारगेट होगा ना वो सिर्फ क्वेश्चंस का ही होगा। तो बिल्कुल आप अगर 25 एस्पिरेंट हैं तो लेट ना करें, हमारे साथ आएँ, थ्योरी पढ़ें और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें हमारे साथ, जिससे आप अभी एग्जाम में बहुत समय 10 महीने हैं लगभग, और 10 महीने अगर आप ऐसे प्रॉपर क्वेश्चंस हमारे साथ करते हैं और वो 1000 क्वेश्चंस का जो मैं टारगेट रखा हूँ अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो, टॉप नॉच लेवल पे पहुँचोगे केमिस्ट्री में। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे 23 एंड 24 में 100+ मार्क्स लाए हमारे साथ पढ़ाई करके, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं में से होगे, आई गारंटी। ओके, यू हैव टू जस्ट फॉलो द थिंग्स प्रॉपरली, एंड अगेन इफ यू आर 26 एस्पिरेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आइए 2 साल मिल के पढ़ाई करते हैं और मस्त स्कोर करते हैं आने वाले एग्जाम्स में। एंड डू शेयर आवर वीडियोज़ विथ योर colleagues, with your juniors,
और अगर आप किसी सीनियर को भी रेकमेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प करिए हमारे चैनल को थोड़ा और ग्रो करने में, हमारी रीच थोड़ा और बढ़ाने में अक्रॉस इंडिया, क्योंकि चीज़ों को जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है काफ़ी मेहनत लगता है। आप देखते हो मेरे वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, वन टेक में वीडियोस रहती है, ठीक है, पूरे वन टेक में वीडियोस रहती है। तो कंटिन्यूसली उस एनर्जी के साथ चीज़ों को देने में ना थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो बिल्कुल अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अगर आपके पास ये लेक्चर पहुंच गया तो, और ऐप इंस्टॉल करिए और आइए हमारे साथ पढ़ाई शुरू करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।